आपको पता है साइबर के अंदर जो मैंने उस दिन भी बात की थी, आपने बहुत कुछ करना नहीं है, आपने सिंपली मतलब पहले तो जहाज हाईजैक होते थे, मैंने पहले भी मिसाल दे चुका हूं, तो जहाज हाईजैक होते थे, एक जहाज हाईजैक हो गया, अब आपने जहाज हाईजैक ही नहीं करना, कंट्रोल टावर को आपने साइबर अटैक करना है उस पर, कंट्रोल टावर पे आपने साइबर अटैक कर लिया तो हवा के अंदर अल्लाह खैर करे 300 जहाज टकरा जाएंगे आपस में। देखिए ना, आपने कंट्रोल टावर किसी दुनिया के मसरूफ एयरपोर्ट का और आप ढूंढते रहे कि इसके पीछे कौन है, तो पता चला वो साइबर अटैक हुआ था बल्गारिया से गए तो पता चला उसके पीछे जो है वो रवांडा में बंदा था, रवांडा से पीछे गए ऑलरेडी। से जो लेफ्टिनेंट जनरल गए हुए थे वो अपने साथ पुराने तमाम नक्शे, बेशुमार कागजात, बहुत बड़ा, और वो शाम तक जारी रही, लेकिन उसके नतीजे में बात यही हुई कि मुज़ाकरात होंगे दोबारा और गौर किया जाएगा, और वो वहाँ से वापस आ गए। एक रत्ती बराबर भी जो ज़मीन चाइना ने ली है अपनी भारत से, जिस पे भारत का कब्ज़ा था, गैर कानूनी कब्ज़ा था, जैसे कि उनका मकबूजा कश्मीर पे है, जैसे कि उनका बेशुमार और जगहों पे है, उस तरह से उन्होंने, चीन ने अपनी ज़मीन जो है वो भारत को वापस करने से इनकार कर दिया। एक बात मैं बताऊं कि ये टू फ्रंट वॉर नहीं होगी इंडिया की, ये बात ज़हन में रखें, इंडिया की 4 फ्रंट वॉर होगी। ठीक, इंडिया के 4 तरफ से 4 महाज खुलेंगे, और उसकी एक तो खुलेगा पाकिस्तान के साथ, ठीक है, एलओसी पे, एक खुला हुआ है उनका चाइना के साथ जो कि बहुत तवील बॉर्डर है, एक उनका खुलेगा इंडो पैसिफिक, पैसिफिक का कोई ये हिमालय से ताल्लुक नहीं है, हिमालय के पहाड़ों से, मतलब चाइना के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सरहदों का, इसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कहां से आ गया, वो तो समंदर है ना सारा। और जो चौथा फ्रंट उनका खुलेगा वो उनका खुलेगा ईस्टर्न फ्रंट, जो ईस्टर्न फ्रंट पे वो जो 7 रियासतें जहां पर जो मुकम्मल तौर पे खुद को भारत से अलग समझती हैं, और सिलगुरी पास जो है जो 17 किलोमीटर का है, और वहां पे नागालैंड और मिजोरम और ये जो मतलब वहां पर आप ये अगर आप इसका नक्शा सिर्फ देख लेना इन रियासतों का, ये रियासतें जो हैं ये चारों तरफ से, ये ऊपर चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, म्यांमार के तमाम जंगलों में, बांग्लादेश के जंगलों में, चाइना में, ये तमाम रियासतों में जितनी तहरीकें हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम को तोड़ तोड़ के इन्होंने ये बनाई है ना सारी, नागालैंड वालों ने तो माना ही नहीं कभी आज तक, मणिपुर वालों ने कभी नहीं माना, मिजोरम, इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, और ये जो नीचे अगर आप इनको देखें तो ये बहुत ये पैसिफिक ओशन के साथ भी इनकी सरहदें लगती हैं, ऊपर चाइना के साथ भी, पैसिफिक के साथ भी, तो एक फ्रंट यहां खुलेगा, और ये जो फ्रंट होगा ये होगा जिसको आप गुरिल्ला फ्रंट कहें या इसको जो भी कहें, क्योंकि पहले भी ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि चाइना जो है इनको, ये माओइस्ट हैं, इनमें से अक्सरियत माओइस्ट है, और बहुत बड़ी तादाद में वहां पे अब रोहिंग्या भी आ गए। खालिस्तान नहीं, खालिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ये 7 रियासतों की जो नॉर्थ ईस्ट खालिस्तान तो पंजाब है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की जो 7 रियासतें हैं, ठीक है, जिनका मैंने नाम लिया, खालिस्तान तो पंजाब में चल रही थी। अच्छा, तो अब ये जो है ये तो वहां पर जो तमाम का तमाम ये जो तहरीकें चल रही हैं, नागालैंड और ईस्ट मणिपुर और मिजोरम, इनके ये सारी माओइस्ट हैं, ये सारी वो हैं जो जिनकी तवज्जो ही जिनके बारे में इल्जाम लगता रहा है कि उनको चाइना से असला फराम होता रहा है, और ये फ्रंट बड़ा खौफनाक है। ये फ्रंट इसलिए खौफनाक है कि बांग्लादेश के जंगलों में, म्यांमार के जंगलों में, खालिस्तान की मूवमेंट को भी बिल्कुल अलग कर रहा हूं मैं, खालिस्तान की मूवमेंट को बिल्कुल अलग इसलिए कर रहा हूं कि खालिस्तान की मूवमेंट चाइना से रिलेटेड नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूं कि जो चाइना से रिलेटेड है। इन खालिस्तान की तो एक खालिस्तान की इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है, जो मेन लैंड इंडिया है वहां पर अलग तहरीकें चल रही हैं, मुसलमान निकले हुए हैं, सिख निकले हुए हैं, दलित, मैं वो बात कर रहा हूं मुसल्लह तहरीकों की। खालिस्तान की तहरीक मुसल्लह नहीं है, ये मुसल्लह तहरीकें हैं, ये नागालैंड में मतलब ये उन्होंने माना ही नहीं कि हम भारत का हिस्सा हैं, आंध्र प्रदेश ने माना ही नहीं, चाइना ने माना ही नहीं, ठीक है ना। वो अलहदगी पसंद तहरीकें 1947 में महात्मा गांधी जाके वादा करके आ गए थे नागालैंड वालों से, आसाम वालों से कि हम ये आपको इंडिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन वो उसके बाद वहां बीजेपी की हुकूमत जीत गई, फिर इन्होंने कहा कि वहीं की डेमोग्राफिक चेंज करते हैं वहां, लेकिन वहां रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए, बहुत बड़ी था। तो एक तो बांग्लादेश को इन्होंने ये 5 अगस्त के बाद जब दोहरी शहरियत लेकर आए तो इन्होंने अफगानिस्तान को, और इनसे पूछा ना कि मुसलमानों को आप शहरियत क्यों नहीं देंगे, तो कहते हैं ये मुसलमान अपने मुसलमान मुल्कों में जाए ना, मिसाल के तौर पर जो थियोक्रेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन मजहबी इंतहा अजीब सी हकारत से अफगानिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए। अच्छा, बांग्लादेश में हसीना वाजिद अपने आप को सेकुलर और ये और वो सारा, तो उन्होंने कहा वहां जाके रहे ना, तो हम तो नहीं देंगे शहरियत, और हम तो हिंदू आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, शहरियत देंगे। उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में वहां पे रोहिंग्या मुसलमान भी और हिंदू मुस्लिम जैसे एक कशीदगी करवाने की कोशिश की। ये जो अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं थोड़ी सी बात करके फिर वापस आता हूं कि अब ये आगे क्या होगा। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये जो हमारी अगर हम जाए ना पहली जंग अजीम पे, तो पहली जंग अजीम में हमें नजर आता है तारीखी तौर पे समंदरों में लड़ाई हो रही है, और
जमीन पे लड़ाई हो रही है, यानी बहरिया है और बरी फौज है। वो नेपोलियन दौर, पिछला दौर, बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, बहरी जहाज आ रहे हैं और जनाब यहां से फौजी लड़ रहे हैं, और उस वक्त जहाज नहीं है, ठीक है। तो लोग जितने वो कमांडर्स वगैरह थे, पॉलिटिशियंस थे, वो अपने नेपोलियन के और वो सिकंदर आजम की जंगों के ख्वाबों में ही डूबे हुए थे। उसकी वजह से वो जंग जो थी उसका कुछ सर पैर समझ नहीं आया। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ? दूसरी जंग अजीम में हुआ कि जहाज आ गया, और दूसरी जंग अजीम खत्म ना होती अगर जहाज, हवाई जहाज ना होते। दूसरी जंग अजीम खत्म इस तरह से हुई कि हवाई जहाजों ने बॉम्बिंग की आके जापान पे और न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए। तो न्यूक्लियर वेपन्स का होना और हवाई जहाजों के होने ने दूसरी जंग अजीम खत्म की, वरना कैसे खत्म होती। तीसरी आपको जो चीज नजर आती है, नई चीज जो पहले नहीं थी, आपको टैंक्स नजर आते हैं, आपको मोबाइल, ऑल्दो कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लेकिन आपको एप्सोना जो जासूसी बहुत नजर आती है दूसरी जंग अजीम में। और अगर लोगों ने हिस्ट्री या फिल्में देखी हैं तो वो देखेंगे कि कोड वर्ड्स, पास कोड वर्ड्स क्या है, टिक 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 मॉरिस कोड, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही हैं लड़कियां, लड़के बैठे हुए हैं, दूसरा कोड क्या भेज रहा है, कोड वो। तो दूसरी जंग अजीम के अंदर ये चीजें थी। उसके बाद सर्जंग शुरू होती है, कोल्ड वॉर। सर्जंग के अंदर आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती है, जिसमें एप्सोनाज है, जिसमें जासूसी, ये केजीबी, सीआईए, हुकूमतें गिरा दो, बना दो, प्रॉक्सी वॉर्स करो, किसी और मुल्क के अंदर जंग छेड़ दी आप, वियतनाम में हो गई, कोरिया में हो गई, मिडिल ईस्ट में हो गई, इधर उधर, एक मतलब क्यूबा के अंदर मिसाइल क्राइसिस हुआ तो बस यहां तक जाना है, उसके बाद आगे नहीं जाना। तो कोल्ड वॉर चलती रही। खात्मा कैसे हुआ कि एक प्रॉक्सी के थ्रू सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। दुश्मन सामने नहीं आया, लोग कहते रहे पीछे, हाँ हम है पीछे, लेकिन वो पीछे रहे और मुजाहिदीन को दिया और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो इस तरह सर्जन खत्म होती है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आती है, यानी आपके पास सर जंग के अंदर प्रॉक्सी आ गई, प्रॉक्सीज आ गई। दूसरी जंग में प्रॉक्सीज नहीं है, फौजें लड़ रही हैं, यहां पे मुजाहिदीन आ गए, ठीक है, मुजाहिदीन के पास असला है और मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और उन्होंने शिकस्त दे दी। अच्छा, फिर उसके दरमियान में जो पहली खलीजी जंग आती है तो आपके पास एक और नई चीज आती है जिसका नाम है स्टेल्थ। अच्छा, दूसरी जंग में रडार भी आ चुका है, ये ध्यान में रखिए, लेकिन पहली खलीजी जंग में ये जो चमगादड़ नुमा चीज आई है जैसे घूमती हुई, ये है कि रडार इसको कैच ना करे, और इसको दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है बगदाद के ऊपर जो बॉम्बिंग होती है। अब उसके बाद ये होता है कि ये जंगें हो गई अफगानिस्तान और ये वो सारी। अब जो अगली बड़ी जंग है सर जंग, अगली बड़ी सर जंग या दूसरी जंग जो कि अब जब भी होगी, उसमें क्या होगा? उसमें होगी फजाइया, उसमें होगी बर्री फौज, उसमें होगी बहरिया। अच्छा, दूसरी जंग अजीम में सबमरीन आबदोजें भी आ गई थी, टॉर्पेडोज आ गए थे ना दूसरी जंग अजीम में, तो इसमें सबमरीन होंगी, लेकिन इसमें साइबर होगी, साइबर, और इसमें स्पेस होगी। ये इन सारी, और एक कमांड होगी जो सबको कंट्रोल करी होगी। आपको पता है अभी भी एयरफोर्स नाराज है अमेरिका की, वो कहते हैं ड्रोन्स ने आके, ड्रोन चूंकि सीआईए वाले उड़ाते हैं, तो कहते हैं कि हमें तो हम पायलट के बगैर, यानी पायलट है ही नहीं तो भाई आप मतलब हमारा, हमें क्यों आपने F-35 बना रहे हो और F-18 बना रहे हो, आपने ड्रोन से सारा काम चलाना है। तो उनको नहीं पता होता ये कासिम सुलेमानी को मारा है तो एयरफोर्स ने तो नहीं मारा, सीआईए ने मारा है, ठीक है, ड्रोन से हिट हुआ है। अच्छा, अब मामला ये कि ये जो अगली जंग चाइना के साथ लड़ने जा रहे हैं, इसमें फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है और इसमें बायो वॉरफेयर भी आ गया। अच्छा, यहां पर जो अब इशू है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर के ये जो स्मार्ट, ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंट ड्रोन्स हैं, ये इंटेलिजेंट वेपन्स हैं, ये खुद ब खुद ऑटो, अच्छा ये ऑटो काम करेंगे साइबर में। और साइबर में चूंकि ये साइबर में अब महफूज कैसे रहा जाए, 5G टेलीफोन के आने के बाद तो मैं महफूज नहीं ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो जंग जीतेगा। तो इसीलिए डॉक्टर ये हुआवे का मसला अमेरिका इसलिए अब इस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन को कैसे मैं बचाऊं, मैं अपने टेलीफोन को रख के यहां घूम रहा हूं साइबर की दुनिया में, तो मैं कैसे बचाऊं? तो बचाने का एक ही तरीका है कि मैं स्पेस में चला जाऊं। तो जो स्पेस कमांड बन रही है बेसिकली वो इसलिए बन रही है कि इस नेटवर्किंग को, क्योंकि आपस में सबका नेटवर्क होना जरूरी है ना, कि जो साइबर है उसका नेटवर्क हो फजाइया के साथ, फजाइया का बहरिया के साथ, बहरिया का जो है वो सबमरीन्स के साथ, सबमरीन्स का जो है वो सब। तो इसमें इस पूरी इंफॉर्मेशन में अगर कहीं पर भी एक नेटवर्क टूट गया, एक चेन टूट गई, तो फिर क्या, फिर वो तो जंग हार गया। तो नहीं, तो इसीलिए फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अगर मेरा नेटवर्क टूट जाए तो मेरा जो वेपन है उसके अंदर वो डाटा फीड हो कि वो उतनी देर में जाके सामने वाले को खुद ब खुद मेरे नेटवर्क के बगैर, वो जो रोबोट है या जो मशीन है या जो ड्रोन है, अब जो नए ड्रोन आ रहे हैं उसमें तो किलर शूटर किलर्स भी होंगे, तो उसमें वो जो ड्रोन है वो खुद ब खुद उसके अंदर मैंने पहले डाटा फीड किया हो। फर्स्ट करें मैं, अगर मेरा नेटवर्क खराब हो जाए लेकिन मेरा जो मैंने डाटा फीड किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऑटोमेटिकली जाके टारगेट को हिट कर दे। तो ये अब मसला ये कि चाइना के साथ बहरिया, फजाइया, इंडो पैसिफिक, इकोनॉमिक, ये सारे पाकिस्तान के साथ रवायती, और इस टेक्नोलॉजी की, तमाम टेक्नोलॉजी की अगर शिकस्त कहीं देखनी है तो वो अफगानिस्तान में देख लें। तो और इसको अफगानिस्तान को कंपेयर कर लें वो नागालैंड वाली इंसर्जेंसी के साथ, जो कि आने वाली, मैंने आपसे कहना कि 4 फ्रंट्स, 2 फ्रंट्स नहीं, 4 फ्रंट्स,
और इसमें आप ऐड कर लें फिर इकोनॉमिक फ्रंट, इसमें आप ऐड करें सप्लाई चेन्स का, तो खत्म हो गया ना कि लंबी लंबी सप्लाई चेन्स पे आप डिपेंड। आज की दुनिया में कैसे भारत में खुले हैं आप आज की दुनिया में जब ये कोविड-19 की दुनिया ने एक और चीज भी सिखा दी ना कि आप लंबी सप्लाई लाइंस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि 4 महीने के बाद हमारे पास चीज पहुंचेगी चीन से या जापान से। तो आपको अपने आसपास ही वो सारा का सारा रखना है सिलसिला। तो पाकिस्तान का बॉर्डर जंग तो शुरू है ना, अब इंडो पैसिफिक पूरा का पूरी कमांड अमेरिका ने बनाई, यहाँ पे बहुत बहुत कुछ उनका लगा हुआ है। और साथ ही बगैर एक गोली चलाए चाइना ने एक तासुर पूरी दुनिया में दे दिया। जो चाइना के शी जिनपिंग है उनके बारे में बाहर की दुनिया में जो भी बात हो रही है वो अपने मुल्क में उनके क्रॉस कर गए, वो मकबूलियत मुल्क में बहुत मकबूल है इस वक्त। उनकी जो कोविड को जितना हैंडल किया, चाइना के अंदर की पल्स मैटर करती है ना, तो वो उसमें वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो कुछ इंडिया ने आज किया है, इंडिया के साथ जो हुआ है, ये तारीख में अजब अंदाज में लिखा जाएगा कि मोदी जो है, देखिए बड़े जबरदस्त उनके डिप्लोमेट्स, ये जो जयशंकर है उनके, ये चाइना में रहे इससे पहले, ये चाइना में ये सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और ये चाइना के अंदर एम्बेसडर रहे हैं, इनको चाइना का पता है। और उनका चाइना के साथ क्योंकि एक तारीख चल रही है, तो उनके बेहतरीन डिप्लोमेट इतने साल चाइना को पढ़ा है। लेकिन बात यह है कि उसके पढ़ने के बावजूद आप देखें डिसेप्शन की वॉर में वो हार गए, डिसेप्शन की वॉर में भी हार गए, परसेप्शन की वॉर में भी हार गए, इकोनॉमिक वॉर में भी हार गए। वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि देखें मैंने कल भी बात की थी ना कि वो चाइनीज बोलते कम है, बात कम करते हैं। और हमारे यहाँ बरसगीर में बात ज़्यादा की जाती है, बोलना। वही मैंने कहा ना 6 से लेके 6 बजे की खबरों में क्या आ रहा है, तो 8 बजे मोदी जी ने क्या कहा है, तो 9 बजे वो क्या हुआ है, तो 10 बजे क्या हुआ है। चाइना इस तरह नहीं करता, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत वो चलते हैं। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में ये बना रहे थे कंटेन चाइना, और चाइना की तरफ से बात हुई है कि भाईचारे का पैगाम है उनकी तरफ से भाईचारे का पैगाम है। भाईचारे का पैगाम ये है कि हमारे मतलब यहाँ पे निक्के बन के रहो, यहाँ पे आराम से तो रहो, खैर है। अच्छा, इसमें ये जंग खत्म होती है ना, खत्म कैसे होगी ये? अगर जंग है, मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन को तो कोलैप्स कर दिया मुजाहिदीन के थ्रू, बिल्कुल ऐसे ही। चाइना को अमेरिका क्या करेगा? मैं बात कह रहा हूं ना कि आप चाइना के साथ क्या करेंगे? इससे पहले वो दूसरी जंग अजीम बम टपका दिया आपने। यहां पर वो चीज है कि जो मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क तोड़ देना है आपने। यानी मिसाल के तौर पे साइबर के अंदर देखिए ना, अभी 5G में बात करूं कि 5G आने से पहले आपका मोबाइल फोन का डाटा, आपकी वो चीजें आपको पढ़ता है, आपको समझता है, आपको फोन आपको समझता है। पासवर्ड भी खत्म हो गए। अब देखें ये वो आप सिंपली फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, फेशियल रिकग्निशन, आवाज। तो आप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जा रही है, ये इसको आप वेपनाइजेशन कहें साइबर की वेपनाइजेशन हो रही है। मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री को अलग करें, वेपन्स को अलग, ये मिलिटराइजेशन नहीं हो रही, वेपनाइजेशन हो रही है। आपको पता है साइबर के अंदर, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, आपने बहुत कुछ करना नहीं है। आपने सिंपली मतलब पहले तो जहाज हाईजैक होते थे, मैंने पहले भी मिसाल दे चुका हूं, तो जहाज हाईजैक होते थे, एक जहाज हाईजैक हो गया। अब आपने जहाज हाईजैक ही नहीं करना, कंट्रोल टावर को आपने साइबर अटैक करना है। उस पर कंट्रोल टावर पे आपने साइबर अटैक कर लिया तो हवा के अंदर अल्लाह खैर करे को 300 जहाज टकरा जाएंगे आपस में। देखिए ना, आपने कंट्रोल टावर किसी दुनिया के मसरूफ एयरपोर्ट का, और आप ढूंढते रहे कि इसके पीछे कौन है, तो पता चला वो साइबर अटैक हुआ था बल्गारिया से गए, तो पता चला उसके पीछे जो है वो रवांडा में बंदा था, रवांडा से पीछे गए।